हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ये पढ़ाई का टाइम है। अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो टाइम निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई फोकस रखिए। साथ ही में आपके साथ में एक वैकेंसीज आई है, उसको मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट डिस्कस करूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट को लेकर के एलिजिबिलिटी दी गई हैं। तो आप जहाँ चाहें तो वहाँ पे अपना पॉज करके एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट इस वीडियो को डिस्कस करूँगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप बी की वैकेंसी निकाली गई है, ग्रुप बी को वैकेंसी निकालने के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ डेट दी है कि 24 तारीख से स्टार्ट होगा और 23 जो अक्टूबर है उस दिन जो है क्लोज हो जाएगा, फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे कुछ फ़ीस दी है। ठीक है, फ़ीस आप लोग देख लीजिए कि सेकेंडरी जो सेक्शन ऑफिसर है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इन सभी के लिए जो फ़ीस दी गई है यहाँ पे आप फ़ीस देख सकते हैं कि 50 रुपीज़ जो यहाँ पे फ़ीस दी गई है, ये है सेक्शन ऑफिसर के लिए और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कुछ फ़ीस जो अदर वैकेंसीज़ के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे ये कुछ फ़ीस का डिटेल दिया हुआ है। पोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्ट के लेकर के यहाँ पे जो पे लेवल है 7th जो CPC है। ठीक है, यहाँ पे लेवल 6, लेवल 7, यहाँ पे सिर्फ इसमें शायद लेवल जो 7 है उसको लेकर के यहाँ पे दी जाएगी, और लेवल 6 बाकी समय लेवल 6 की जो सैलरी मिलेगी। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8 पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर में है और उसके बाद में जो 9 पोस्ट हैं वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट इतनी है। उसके बाद जब आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कुछ दे रखी हैं कि अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट क्लास डिग्री इन सिविल एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, 45 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो एज को भी आपको देखते चलना है और अपनी जो एसेंशियल जो डिग्री है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसको आप अगर फुलफ़िल करते हैं आप तभी फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप फॉर्म अगर फिल करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप देख लीजिए। जैसे कि क्यूरेटर का क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन फॉरेस्ट्री, बॉटनी, एंशिएंट हिस्ट्री, जियोलॉजी विद फर्स्ट डिवीजन 60% ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट का भी ऐसे ही है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्कियोलॉजी विद 55% मार्क्स। तो देख लीजिए, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप नहीं आपके पास है, तब आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने के बाद में ही आप फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप BSc विद डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हैं तो आप जूनियर इंजीनियर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपकी 30 से ज़्यादा एज नहीं है तब भी। तो एज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हुए आप फॉर्म फिल करिए। फीमेल्स के लिए जो है यहाँ पे फ़ीस जो है वो कम है। अगर आप फीमेल्स चाहें तो वो फॉर्म जो है फिल कर सकती हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी है। और जो मेल हैं वो थोड़ा सा एक बार फ़ीस की तरफ भी देखते हैं, अगर वो क्वालिफिकेशन भी उनके पास है, क्योंकि सिलेबस भी इसका थोड़ा सा इतना ईजी नहीं है। सिलेबस थोड़ा सा वही लैंग्वेज हिंदी, लैंग्वेज इंग्लिश पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस को हम भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लिया। अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे MSc है, B.Tech है। ठीक है, 60% मार्क्स हैं। उसके बाद अगर स्पोर्ट असिस्टेंट की बात करें, कोच की, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से क्वालिफिकेशन दी है कि MP.Ed जो है डिग्री वो किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने की है तो अच्छी चीज़ है, या फिर और डिप्लोमा, या फिर पार्टिसिपेशन एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैम्पियन, अगर आपके पास उसका कोचिंग का कोर्स है तो। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें आपकी इसमें से एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिल भी कर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन जो क्राइटेरिया है MCQ बेस्ड एग्जाम रहेंगे, और ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, जो 40 क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज और साथ में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, और रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड सर्विस उससे रिलेटेड जो है आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप जैसे कि जिस पर्टिकुलर सर्विस के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। और यहाँ पे 2 घंटे का टाइम रहेगा, 200 मार्क्स रहेंगे आपके और 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 50 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन एक गलत होता है तो आपका जो 50 मार्क्स जो हैं 0.5 जो मार्क्स आपके कट कर जाएंगे। तो ये रहा आपका ग्रुप बी, और हम डिस्कस करते हैं ग्रुप सी और ग्रुप ए का। ठीक है,
देखिए ग्रुप सी में जो है वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, बस यही है यहाँ पे सीन। अगर आप इन पोस्ट पे किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये टोटल यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ दी हैं, और जो रिजर्व जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी/एसटी के लिए वैकेंसीज इस तरीके से कुछ दी हैं। तो वैकेंसीज़ देख लीजिए, आपको जिसमें फॉर्म फिल करना है, ये ग्रुप सी का फॉर्म है, ठीक है। ग्रुप सी के ये वैकेंसीज़ हैं और किस लेवल की सैलरी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस में कितनी पोस्ट है, और अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, और साथ ही में आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी उस पोस्ट पे अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, आप उसको भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है, जैसे अगर आपको एनिमल अटेंडेंट के लिए फॉर्म भरना है तो हायर एक सेकेंडरी मतलब 12th आपका पास होना चाहिए, या फिर उसी का कोई इक्विवेलेंट आपका कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही में मतलब डिग्री का मतलब आपका कोई एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड हो या फिर उसी के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, और साथ ही में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म ना फिल करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे एशियन ड्राफ्टमैन भी है, बोट गार्डमैन भी है। यहाँ पे इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, यहाँ पे भी इन लोगों ने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। अगर आप 10th पास हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं बोटमैन, ग्राउंड्समैन और वाटरमैन के लिए, ठीक है। यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10 पास होनी चाहिए, मतलब 10th आप इसमें पास होने चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे इन्होंने जो कुछ दे रखा है, यहाँ पे ये आपके क्वालिफिकेशन दे रखी है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो पोस्ट है वो ज़्यादा भी हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, लेकिन आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये आपके पास होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन है, और ड्राफ्टमैन के लिए ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन आपके 55% मार्क्स और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ड्राइवर है, ऐसे ही हिंदी टाइपिस्ट है। हिंदी टाइपिस्ट की एक पोस्ट है, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो अगर यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशंस आपसे मैच कर रही है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही में जूनियर ऑफिसर जो हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो रहेगा, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ खास ज़्यादा मतलब क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, तो आप चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, और उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। यहाँ पे 10th मांगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर चाहें तो MTS का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में फार्मासिस्ट है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, तो यहाँ पे भी कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये मस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बाकी आपका अगर डिजायरेबल है, मतलब वहाँ पे वो चाहते हैं कि अगर आपके पास हो ऐसा, अगर आपके पास डिजायरेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर में अगर आप चाहें तो ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी स्पीड होनी चाहिए, और साथ ही में आपको कुछ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है, अगर आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का तब तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट और वायरमैन और एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो सिलेबस है, मैंने बताया था कि बी और ग्रुप सी का जो सिलेबस है, ग्रुप बी और ग्रुप सी का सिलेबस वो सेम रहेगा। तो सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, वही 200 मार्क्स, ठीक है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम, और वही नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 0.5 रहेगा। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी का हम लोगों ने देख लिया, अब ग्रुप ए का भी देखते हैं, क्योंकि ग्रुप ए में जो है वो टीचिंग को लेकर के वहाँ पे बात कही गई है, ठीक है। चलिए ग्रुप ए का देख लेते हैं। ग्रुप ए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको इसमें, और एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रोफेसर लेवल की जॉब है, ठीक है। प्रोफेसर की ही शायद जॉब है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो डेट की वही जो डेट सेम रहेगी, फीस यहाँ पे 1050, 450 और 50 रहेगी। अब हम वैकेंसीज देख लेते हैं, वैकेंसी जो पोजीशन क्या रहेगी, कौन किस पोजीशन पे मतलब क्या है। तो सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है, ठीक है, आपको लेवल 10 जो उसकी सैलरी मिलेगी, लेवल 10 14, ठीक है। और डायरेक्टर कॉलेज है, यहाँ पे डायरेक्टर की भी जॉब है। पोस्ट यहाँ पे सभी की जनरल की ही है, और किसी अगर कास्ट मतलब EVS हो गया, OBC हो गया, SC/ST, तो मतलब अदर कास्ट की जो है वो जॉब्स नहीं यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ जनरल की यहाँ पे जॉब्स हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो हम आपको क्वालिफिकेशन नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर आप ग्रुप ए में बात करें तो यहाँ पे सिस्टम मैनेजर और सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर की यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसीज के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो मेन है वो ये है कि अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना चाहते तो 35 एज मिनिमम जो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होती तो आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। 35 मिनिमम एज और मास्टर डिग्री विथ 55%, और साथ ही में आपका जो डिजायरेबल यहाँ पे जो वैकेंसी मांगा है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सुपरविजन लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिश फाइनेंशियल एग्जामिनेशन एकेडमिक इन यूनिवर्सिटी इन लेवल 7, और
होल्डिंग एनालिजियस पोस्ट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मतलब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ में ही, ठीक है। और उसके बाद में डिजायरेबल ये है, अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अगर यही है तो आप यहीं भर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो डायरेक्टर की यहाँ पे पोस्ट है, 55% से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा टिकते भी नहीं, मतलब 5 से 7 साल की उनकी जो वैलिडिटी रहती है, उनके जो जॉब की टाइमिंग है वो 5 से 7 साल ही रहती है, बहुत ज़्यादा 10 साल, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र मिल जाता है, सॉरी उनको कहीं ना कहीं से मतलब अदर क्या नाम जॉब पे उनको अप्लाई कर देते हैं, मतलब उनको अदर जॉब को ही दे देते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो मतलब 55 साल से ज़्यादा जो उनकी एज नहीं होनी चाहिए, और 40 के अराउंड में ही जिनकी एज होगी वही देखना डायरेक्टर बनेंगे। और इसकी पोस्ट भी एक ही पोस्ट है, तो जो भी हो सकता है, जो जिसको भी मिले। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद में एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर्स का टीचिंग होने, मतलब 15 साल का पर टीचिंग होना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि 40-45 के अराउंड में ही मतलब जो लोग होते हैं जिनकी एज होती है वही डायरेक्टर ही बन पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है PhD होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा जो है डायरेक्टर के लिए यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन मांग लिया है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक्स ऑफ इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन M.Tech हैं, अगर आप बैचलर डिग्री विद सिविल और इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हिंदी ऑफिसर, ठीक है, हिंदी अधिकारी की अगर जॉब की बात यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त से अंग्रेजी विषय हिंदी के साथ में मास्टर्स होना चाहिए, अंग्रेजी विषय के साथ, ठीक है, मतलब आपको इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हिंदी विषय के साथ में अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री या समतुल्य होना चाहिए। 40 से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें। और आपका जो यहाँ पे दिया है इन्होंने, ठीक है, कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ पे उन्होंने जो डिग्री दी है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने। उसके बाद आते हैं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें। और जो क्वालिफिकेशन है 55% मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ ग्रेड पे एटलीस्ट 66, मतलब इनका ये कहना है कि जो है यहाँ पे इस तरीके का कुछ इनका रिक्वायरमेंट है। अब जो लोग इसके लिए एलिजिबल थोड़ा सा वही समझ पाएंगे यहाँ पे इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, तो रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की अगर बात है तो MBBS होना चाहिए आपका, और आप MCI में आपका जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही फर्जी MBBS डिग्री नहीं हासिल करनी है, आपका बाकायदा आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, यहाँ पे भी मतलब ग्रेड A लेवल की जो जॉब है, पूरे ग्रेड A लेवल की हम जॉब डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और डिजायरेबल जो मांगा है यहाँ पे कि मतलब ये तो आपका अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ बस शो करना रहता है कि हाँ आप हैं ऐसे, ठीक है। साइंटिस्ट का जो है साइंटिस्ट जो है B क्लास के, उनका मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री में किए हैं M.Tech, या फिर मास्टर डिग्री में और भी कुछ चीज़ें किए हैं जो होती हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साइंटिफिक जो ऑफिसर है 40 एज से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो इनकी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी इन्होंने मांगा है। उसके बाद सिस्टम एनालॉग या सिस्टम प्रोग्रामर, ठीक है, इनका कुछ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दी है क्वालिफिकेशन जो है, या फिर M.Tech होना चाहिए तो फर्स्ट क्लास M.Tech होना चाहिए, फिर BE या फिर B.Tech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो क्वालिफिकेशन है अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद सिस्टम मैनेजर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर, तो यहाँ पे आप इसके जो देख सकते हैं क्वालिफिकेशन सेम वही है। यहाँ पे उन्होंने अभी इसका सिलेबस यहाँ पे इन्होंने जारी नहीं किया है, तो सिलेबस ये मान सकते हैं कि आपका जब सिलेबस इशू हो जाएगा इसका तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए तो जो सिलेबस का यही सीम रहेगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, या फिर शायद इसका जो बेस है वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही शायद लिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक जो इसका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर ही लिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने इनका सिलेबस तो नहीं दिया है, जैसे ही सिलेबस हमको पता चलता है मैं आपके साथ में सिलेबस डिस्कस करूँगा। ग्रुप B और ग्रुप C का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। ग्रुप A का जो सिलेबस थोड़ा सा इसमें दिया नहीं है, मैंने देखा है, और जैसे ही सिलेबस पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा नोटिफिकेशन ही देख लिया, यहाँ पे कहीं भी सिलेबस का कोई जिक्र ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।